हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, इस वीडियो में हम पॉलिटी की पीटी 365 का सेक्शन 2 डिस्कस करेंगे। सेक्शन 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा या फिर लिंक आपको ऊपर भी फ्लैश हो रही होगी। तो इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो यू कैन गो थ्रू द लिंक। इस वीडियो में हम सेक्शन 2 का डिस्कशन चालू करते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट इशू डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट इशू जो है वो है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल बॉडीज़ की फंक्शनिंग के बारे में। तो इसमें सबसे पहला इशू जो न्यूज़ में था वो है क्वेश्चन आर। तो क्वेश्चन आर न्यूज़ में इसीलिए बना हुआ था क्योंकि कोविड-19 के बाद क्वेश्चन आर को सस्पेंड कर दिया गया था, लोकसभा और राज्यसभा में भी। तो क्वेश्चन आर के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं कि क्वेश्चन आर जो होता है, इट इज़ द फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग। जब भी पार्लियामेंट बैठती है तो उसका जो फर्स्ट आवर होता है उसे क्वेश्चन आवर कहा जाता है। इस ड्यूरेशन में जो एमपीज़ होते हैं वो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं। यूजुअली एमपीज़ कैबिनेट मिनिस्टर से या फिर नॉर्मल मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन एमपीज़ रेस्ट्रिक्टेड नहीं है सिर्फ मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछने के लिए, किसी प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात ये भी जानने लायक है कि क्वेश्चन आवर से रिलेटेड दोनों हाउसेस जो हैं वो अपने खुद के रूल्स फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन आवर के लिए ब्लैंकेट रूल है। दोनों हाउसेस अपने-अपने सेपरेट रूल्स फॉलो करते हैं रिलेटेड टू क्वेश्चन आवर। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आवर की कुछ-कुछ कैटेगरीज़ दी हुई है कि क्वेश्चन की कैटेगरीज़ दी हुई हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तब भी आप इनका एक ग्लिम्प्स ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और क्वेश्चन आवर जो सस्पेंड हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार क्वेश्चन आवर सस्पेंड हुआ है, इसके पहले भी प्रीवियसली कई बार क्वेश्चन आवर सस्पेंड हो चुका है, जैसे कि 1962 के टाइम पे, 1975-76 इमरजेंसी के टाइम पे, 1991 में, 2004 में, 2009 में, अलग-अलग रीजंस के कारण क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया जा चुका था पहले भी। और यहाँ पे पार्लियामेंट का एक इनफॉर्मल डिवाइस जो कि ज़ीरो आवर है, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ज़ीरो आवर आप जितना लक्ष्मीकांत से पढ़ें, उससे अलावा कोई ज़्यादा जानने लायक चीज़ें हैं नहीं यहाँ पे। सो गाइस, नेक्स्ट इशू जो है वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी से रिलेटेड है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ न्यूज़ में इसलिए रहीं क्योंकि कोविड के कारण पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ का काफ़ी सिग्निफिकेंट टाइम लॉस हो गया। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो होती है बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक होती है स्टैंडिंग कमिटी, जिनका परमानेंट टेन्योर होता है, जो कि हर 1 साल के बाद नई कमिटी बनती है। और दूसरी टाइप की होती है एड हॉक कमिटी। एड हॉक कमिटी जो होती है, वो बेसिकली किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाई जाती है और जैसे ही उनका पर्पज़ खत्म होता है, कमिटी का एक्जिस्टेंस भी खत्म हो जाता है। तो अब क्योंकि इनका सिग्निफिकेंट टाइम लॉस हो गया, तो राज्यसभा चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कहा कि हमें इनका एक पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का टाइम एक्सटेंड करना चाहिए। तो या तो इनका टाइम एक्सटेंड करना चाहिए 1 साल के लिए और, या फिर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को जो टेन्योर होता है स्टैंडिंग कमिटीज़ का, उसको 1 साल से बढ़ा के 2 साल तक का कर देना चाहिए। प्रेज़ेंट में लेकिन हमें याद ये रखना है कि प्रेज़ेंट में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ का जो टेन्योर होता है, वो 1 ईयर का ही होता है। अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के कुछ-कुछ बेसिक्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जो कि मैंने आपको बताया स्टैंडिंग और एड हॉक होते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ जानने लायक है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी एक पार्ट में या फिर किसी भी एक आर्टिकल में पूरा ऐसा बिल्कुल डिफाइंड तरीके से नहीं दिया हुआ है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कौन-कौन होंगी और उनके मेंबर्स और उनके जो टेन्योर, ये सब चीज़ों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। इन सब चीज़ों को रूल ऑफ हाउसेस के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के ऑब्जेक्टिव क्या-क्या है? तो उसके ऑब्जेक्टिव है कि डिटेल स्क्रूटिनी कर सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट एक उतनी ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे मिलती नहीं है पार्लियामेंट, जो कि आप जानते होंगे साल में मैक्सिमम 3 बार मिलती है, 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ काफ़ी इफ़ेक्टिव टूल्स हैं, ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए। इसका बेसिक्स जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ का, आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना है। लक्ष्मीकांत से आपको पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या होती है, उनके सब बेसिक्स वगैरह सब कुछ पढ़ लेना है। और कुछ-कुछ स्पेशल कमिटीज़ हैं, जैसे कि एस्टीमेट्स कमिटी। तो आपको ये सब याद रखना है कि एस्टीमेट्स कमिटी जैसे कि जो सिर्फ़ लोकसभा में होती है, और पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, डीआरएससीज़, इन सब में डिफरेंसेस क्या हैं? इनके मेंबर्स कौन-कौन होते हैं? इसमें चेयरमैन कौन बनता है? और कोई भी मिनिस्टर किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ें आपको लक्ष्मीकांत से देख लेनी है। लक्ष्मीकांत में ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है यहाँ पे करंट अफेयर्स में। सिर्फ़ उसका हाइलाइट इतनी थी कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के टेन्योर को बढ़ाने की बात की गई। तो जो नेक्स्ट टॉपिक में बात की जा रही है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है, उसका न्यूज़ में रहने का कारण ये था क्योंकि पार्लियामेंट्री पैनल एक बना हुआ था, तो उस पार्लियामेंट्री पैनल ने ये डिमांड की कि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन में जो एम्बिग्विटी है उसे क्लियर करे।
तो यहाँ पे जानने लायक चीज़ें ये हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को ना तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है, ना ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को आरपीए या फिर और किसी कानून में डिफाइन किया गया है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मेंशन ज़रूर किया है। जैसे कि आर्टिकल 102 में कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कहना है कि जो भी इंसान ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है, वो इंसान एमपी या फिर एमएलए ये सब पोस्ट नहीं बन इन सब पोस्ट में नहीं बैठ पाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन का कहना है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की हमें याद रखना कि कोई भी क्लियर कट डेफिनेशन है नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट के थ्रू इसमें हम पता लगाया जा सकता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के अगर जजमेंट्स को का एसेंस जानना है तो साफ सीधी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई भी ऑफिस है, उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होने के लिए ये कंडीशंस होना ज़रूरी है कि उसकी अपॉइंटमेंट, जिस भी ऑफिस में अपॉइंटमेंट हो रहा है उसमें रिमूवल या फिर परफॉर्मेंस गवर्नमेंट में उसका एक कंट्रोल हो, उसके साथ ही साथ उससे कोई भी रेम्युनरेशन अटैच्ड हो किसी ऑफिस में, या फिर उस ऑफिस जिस ऑफिस में आप बैठ रहे हैं उस ऑफिस के पास कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स हो, या फिर जो भी ऑफिस में आप बात कर रहे हैं आप किसी और तरीके से एग्जीक्यूटिव डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है तो उस ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये भी है कि इसका मत सिर्फ ये नहीं कि अगर आप किसी ऑफिस में बैठ रहे हैं और आपको मॉनेटरी सिर्फ आपको पैसे मिल रहे हैं तो ही वो ऑफिस तभी वो प्रॉफिट कहलाएगा। अगर आप किसी ऑफिस में बैठने के बाद किसी पेक्यूनरी गेन भी अगर आप कर सकते हैं तो भी उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है। बस इस चीज़ में इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट है राज्यसभा के इलेक्शन। तो राज्यसभा इलेक्शंस न्यूज़ में इसीलिए थे क्योंकि अभी अभी 19 सीट्स के लिए 8 स्टेट्स में राज्यसभा के इलेक्शन हुए। तो राज्यसभा के यहाँ पे बस बेसिक्स पता होना ज़रूरी है, चूँकि लक्ष्मीकांत से मिल सकते हैं तब भी उनका एक यहाँ पे ब्रश अप कर लेते हैं कि राज्यसभा के इलेक्शन क्यों होते हैं। क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है जिसके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं। अब इसके इलेक्शंस होने का तरीका क्या है? तो इलेक्शंस के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसकी मेथड जो होती है वो होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके पीछे का कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस भी पता होना चाहिए, जैसे कि 4th शेड्यूल में राज्यसभा की सीट एलोकेशंस दी हुई है। आर्टिकल 80 में ये चीज़ बताई गई है कि टोटल राज्यसभा की स्ट्रेंथ 250 होगी, जिसमें से 12 जो होंगे वो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट होंगे, और राज्यसभा के एमपी का टर्म होगा 6 ईयर्स। और इफ बाय इलेक्शन होता है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो जो नया कैंडिडेट आएगा उस कैंडिडेट का जो टेन्योर होगा वो जिस कैंडिडेट की जगह वो चुन के आया है उसका रिमेनिंग टेन्योर के लिए वो रहेगा। एक और चीज़ यहाँ पे यह है कि क्वालिफिकेशन क्या-क्या होंगे मेंबर्स की। तो इंडिया का सिटीज़न होना ज़रूरी है, एज उसकी 30 से कम नहीं होना चाहिए, जो कि लोकसभा के लिए 25 है। और अदर क्वालिफिकेशन जैसे कि पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब करेगी, तो इसके लिए पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पास किया हुआ है। कुछ-कुछ अदर न्यूज़ दी हुई है जिसका बस वन वर्ड एसोसिएशन पता होना ज़रूरी है। एक आध चीज़ है एमपी लैड स्कीम जो कि थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। तो एक आर्टिकल 164 दिया हुआ है, तो आर्टिकल 164 में बात बस ये की गई है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, ये स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए बात की गई है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो 15% से एक्सीड नहीं कर सकते हैं। इसका एक्सेप्शन है दिल्ली। दिल्ली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो स्ट्रेंथ है वो 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है। लेकिन किसी भी स्टेट में जो है, स्टेट में दिल्ली यूटी है इसलिए उसका केस अलग है, लेकिन किसी भी स्टेट में 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नेक्स्ट न्यूज़ है। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नाम से समझ में आ सकता है कि आपको किसी चीज़ का प्रिविलेज मिला हुआ था, आपने अपने प्रिविलेज का गलत फ़ायदा उठाया या फिर आपने अपने प्रिविलेज से गलत मोटिव पूरा किया है। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, तो इसके डिफ़ाइन करना, इसे कभी कहीं पे भी इसका डेफिनेशन प्रॉपर्ली मिलती नहीं है, ऑब्जेक्टिवली डिफ़ाइन करना भी इसे मुश्किल है। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को गवर्न करने के लिए करेंटली पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस के थ्रू इसे गवर्न किया जाता है। फिर नेक्स्ट चीज़ दी गई है एमपी लाइट्स स्कीम। तो एमपी लाइट्स स्कीम बेसिकली एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे हर एक एमपी को पर एनम 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, और अगर वो उस साल अपने पैसे खर्च नहीं कर पाता है तो उसके जो 5 करोड़ रुपए हैं वो नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। लेकिन टोटल जो फंड है, टोटल कॉर्पस आपका जो पार्लियामेंट का जो टर्म रहेगा, लोकसभा का टर्म रहेगा या फिर राज्यसभा का, तो उस टर्म से ज़्यादा आपका एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, यानी मैक्सिमम 5 साल तक चल सकते हैं वो फंड। और आपको उसके लिए
कोई भी आपका जो एमपी रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कुछ कुछ प्रोजेक्ट रिकमेंड करेगा, जिसमें कुछ एससी एसटी के लिए वेलफेयर हो पाए, इस टाइप के भी कुछ प्रोजेक्ट होंगे। ये लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन भी आया हुआ था इस एमपी एलईडी स्कीम से, तो एक बार आप इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा क्या क्या इसके प्रोविजंस है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें दी गई है, नेक्स्ट दिया गया है न्यूज़ अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो अटॉर्नी जनरल का एक टेन्योर 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया प्रेसिडेंट ने। तो अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट की प्रोसेस क्या होती है, जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अंडर हिज हैंड एंड अंडर अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ऐसा है, यानी कि प्रेसिडेंट खुद ही अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट के उसमें खुद की सिग्नेचर होती है, उसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये है। और आर्टिकल 76 में ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। तो अटॉर्नी जनरल जो भी इंसान होगा, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी सुप्रीम कोर्ट जज। और अटॉर्नी जनरल की टर्म को फिक्स नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ही वर्क्स ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पे होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इसके पास ये भी राइट होता है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सके, लेकिन उसके पास राइट टू वोट नहीं होगा। तो ये हमारा सेक्शन 2 था। अब हम नेक्स्ट सेक्शन 3 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। So guys, if you have found the video useful, please like the video and subscribe to my channel. And if there is a way I can improve, let me know in the comment section. And if any friends can benefit from the video, please share the video to your friends. Thank you.